चलो दोस्तों, आज हमारा है लेक्चर नंबर इंडियाज 40 लेक्चर नंबर 5। सही है, तो आई होप आप साथ साथ रिवाइज करते हैं। मजा आ रहा है रिवाइज करने में? सर मजा तो आ रहा है। सही है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी acquired in exchange of एसेट। यहां से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक एसेट दे रहे हैं, एक एसेट ले रहे हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट केस पढ़ा था, इफ देयर इज कमर्शियल सबस्टेंस। एक मिनट, हाँ, तो हमने पढ़ा था एक वर्ड कमर्शियल सबस्टेंस। कमर्शियल सबस्टेंस मतलब क्या होता है कि कैश फ्लोज ऑफ टेकन अप एसेट आर different from given up assets। सही सी बात है, हम एक्सचेंज क्यों करेंगे? एक्सचेंज हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे पास एसेट आए वो बेटर परफॉर्म करे, ठीक है, तो वो ज्यादा कैश फ्लोज हमें दे। तो ये वर्ड हमने पढ़ा था, इसको कहते हैं कमर्शियल सबस्टेंस। इसको हमने पढ़ा। कमर्शियल सबस्टेंस मतलब क्या होता है कि कैश फ्लोज ऑफ टेकन अप एसेट आर डिफरेंट फ्रॉम गिवन अप एसेट्स। कॉमन सेंस से सुनो यार, हम गाड़ी एक्सचेंज करते हैं, क्यों? यहां से पुरानी गाड़ी देते हैं, नई लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि नई बेहतर कंडीशन में होती है। नई गाड़ी होती है, बेहतर कंडीशन में होती है। हाँ, यहां से हम पुरानी गाड़ी देते हैं, उसके साथ साथ में भी कुछ कैश भी हम देना पड़ेगा, लेकिन हम इसलिए लेते हैं ताकि जो नया एसेट आए वो बेटर परफॉर्म करे, ज्यादा क्वालिटी सर्विस दे। इसको हम कहते हैं कमर्शियल सबस्टेंस। तो ये हमने पढ़ा है। तो आज जो हमारे पास है वो है इफ कमर्शियल सबस्टेंस डज नॉट एग्जिस्ट। इफ कमर्शियल सबस्टेंस डज नॉट एग्जिस्ट, अब इसका मतलब क्या है? यानी कैश फ्लोज, जो कैश फ्लोज आएंगे, जो कैश फ्लोज आएंगे फ्रॉम टेकन अप एसेट, कैश फ्लोज फ्रॉम टेकन अप एसेट आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम गिवन अप एसेट्स। कोई फर्क ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं है। कैश फ्लोज फ्रॉम टेकन अप एसेट्स आर सेम एज ऑफ गिवन अप एसेट्स। कोई फर्क ही नहीं है। जब कैश फ्लोज डिफर नहीं है, कमर्शियल सबस्टेंस है ही नहीं, कैश फ्लोज ऑफ टेकन अप एसेट आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम गिवन अप एसेट, जब सेम है तो एक्सचेंज करते ही क्यों है? एक्सचेंज करते ही क्यों है? जब कैश फ्लो सेम है तो एक्सचेंज करते ही क्यों है? कोई मुद्दा मकसद है? नहीं है।
तो हम पढ़ते क्यों हैं? स्टडी मटेरियल दिया है, स्टडी मटेरियल में पढ़ना तो पड़ेगा बाबू। बात तो सही है, बात तो सही है। अब कॉमन सेंस से बोले, कॉमन सेंस से बोले, कॉमन सेंस यूज करें। इसको हम किस पे रिकॉर्ड करने चाहिए? गिवन अप एसेट पे, टेकन अप एसेट पे, या कैरिंग अमाउंट पे? कैरिंग अमाउंट मतलब होता है WDV, यानी बुक में जो वैल्यू है, WDV वैल्यू जो हमारे बुक्स में वैल्यू है, हम इसको गिवन अप एसेट पे रिकॉर्ड करें, टेकन अप एसेट पे रिकॉर्ड करें, या WDV पे रिकॉर्ड करें। गिवन अप टेकन अप का तो कोई मुद्दा मकसद है नहीं, कमर्शियल सब्सटेंस है नहीं, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे इस पे, कैरिंग अमाउंट पे। जो बुक्स में कैरिंग अमाउंट होगा या WDV अमाउंट होगा, उस पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस। सही है, बात तो सही है। चलो आगे पढ़ते हैं। चलिए सर, इसको हम कहते हैं कैरिंग अमाउंट मॉडल भी, इसीलिए क्योंकि हम उसको कैरिंग अमाउंट पे वैल्यू करते हैं। याद रखें, कैरिंग अमाउंट WDV सेम होता है, जो बुक्स में वैल्यू होता है उसको हम कहते हैं कैरिंग अमाउंट। चलिए, क्या इसमें कहते हैं? इग्नोर एनी फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप गिवन अप एसेट। इग्नोर करो भैया, फेयर वैल्यू को इग्नोर करो, टेकन अप एसेट का भी, गिवन अप एसेट का भी, उससे कोई कुछ नहीं लेना देना है हमें, फेयर वैल्यू से कुछ नहीं लेना देना है। In this case, and recognize new investment property at carrying amount of given up asset. Given up, given up, given up. Carrying amount of given up asset. जो हम asset दे देंगे उसका जो carrying amount होगा उस पे हम इसको वैल्यू करेंगे। सही है, बात तो सही है। एंड इन दिस केस देखो, जब कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं, कैश फ्लोज सेम है, दिया ही नहीं है कुछ, तो एक्सचेंज गेन या लॉस आएगा? एक्सचेंज गेन या लॉस आएगा? नको, नहीं आएगा ना। बात समझ रहे हैं? जब टेकन अप एसेट और गिवन अप एसेट, देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल सब्सटेंस मतलब कैश फ्लो सेम है, मान के चलो कैश फ्लो सेम है। जब सेम है और हम WDV पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ना तो गेन आएगा ना तो लॉस आएगा। देयर विल बी नो एक्सचेंज गेन और लॉस इन दिस केस। ठीक है, इन दिस केस देयर विल बी नो एक्सचेंज गेन और लॉस। सही है, एग्जाम्पल पे आ जाएं। क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हम इसको क्या करेंगे? कुछ नहीं, क्रॉस मारो। फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट, इसको भी क्या करना है? क्रॉस मारो। गिवन अप, गिवन अप, गिवन अप, WDV ऑफ गिवन अप एसेट ये है, ये इस पे हम रिकॉर्ड करेंगे, ये इस पे गिवन अप एसेट। It is found that there is no commercial substance in above exchange. It is found that there is no commercial substance. सब क्वेश्चन में क्या करेंगे? क्वेश्चन में दिया होगा, अगर दिया है कि there is no commercial substance तो WDV of given up asset। अगर क्वेश्चन साइलेंट है commercial substance पे, तो always assume there is commercial substance। Always assume there is commercial सबस्टेंस। सही है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? इसी 20 lakhs पे होगी। क्या होगी? जर्नल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 20 lakhs तो गिवन अप एसेट, एसेट गिवन अप 20 lakhs। एक एसेट आया, ये एसेट आया, ये एसेट गया, हमारे पास नई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गई। बीइंग एक्सचेंज ऑफ एसेट मेड इन लैक ऑफ कमर्शियल
substance. If question is silent, assume there is commercial substance. नोट में लिखिएगा। सही है सर, सही है। चले आ जाए। अब क्या है? फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ऑन फाइनेंस लीज, यानी एज्यूम्ड ओनर, लेसी जो होगा। क्योंकि जब फाइनेंस लीज पे हम एसेट देते हैं तो लेसी क्या बनता है? एज्यूम्ड ओनर बन जाता है। सही है, तो वो एसेट लेसी का ही बन जाता है। लेसी जो होता है वो क्या बन जाता है फाइनेंस लीज में? एज्यूम्ड ओनर। अब ये क्या देता है? ईयरली हो, हाफ ईयरली हो, क्या देता है ये? रेंटल्स। लीज रेंटल्स बोलो, रेंटल्स बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम एसेट को किस पे रिकॉर्ड करेगा एलएसी? अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम ऑन फाइनेंस लीज के थ्रू एक्वायर करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जो लीज रेंटल्स है ये तो ईयरली बेसिस से पे करता रहता है। इनको हम प्रेजेंट वैल्यू में लाएंगे। लीज रेंटल्स को हम प्रेजेंट वैल्यू में लाएंगे, पीवी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू में लाएंगे और उस पे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड करेंगे। बात तो सही है, सही है। चलिए, इफ लेसी यानी एज्यूम्ड ओनर टेक्स एनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन फाइनेंस लीज, ठीक, देन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विल बी मेड एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स। लीज रेंटल्स का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। लीज रेंटल्स बोलो, लीज लायबिलिटी बोलो या कैश आउटफ्लो बोलो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, जो वो कैश दे रहा है ईयरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस। लीज रेंटल्स बोलो, लीज लायबिलिटी बोलो, तो उसको हम क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे और उस प्रेजेंट वैल्यू से हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करेंगे। सही है सर, सही है। तो इसमें एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हम लेसर से लेते हैं। आईपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट टू लेसर अकाउंट क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट करेंगे किस पे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स। ये देखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश आउटफ्लोज। सही है, टू लेसर अकाउंट क्रेडिट बीइंग इनिशियल रिकॉग्निशन मेड। सही है, बात तो सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 हम करते हैं होमवर्क में। मजा आ रहा है सर? मजा आ रहा है। फिर हमारा कंसेप्ट नंबर 6 है, वो क्या है? सबसिक्वेंट रिकॉग्निशन। सबसिक्वेंट रिकॉग्निशन सर वो क्या होता है? अभी बताएंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हमने रिकॉर्ड किया हमने किसी लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट, चाहे हमने कैश से ली हो, बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब साल हो गया, 2 साल हो गए, इस पे हमने कुछ रिपेयर्स या मेंटेनेंस का खर्चा करना पड़ा। रिपेयर्स मेंटेनेंस का खर्चा करना पड़ा। सही है सर, सही है। या सेकंड, हमें रिप्लेस करना पड़ा कुछ,
रिप्लेसमेंट करना पड़ा या इंप्रूवमेंट करनी पड़ी। कोई हमने बिल्डिंग ले ली, ठीक है, यहां पे हमने ये बिल्डिंग ले ली, 2 साल बाद, 1 साल बाद फिर हमें मेंटेनेंस करनी पड़ी, लिफ्ट को मेंटेन करना पड़ा, सर्विस करनी पड़ी, या जो है बाकी जो बिल्डिंग का रिपेयर होता है, खर्चा वर्चा होता है, वो हमें करना पड़ा, ठीक है। कभी कभार किसी जगह पेंट खराब हो गया, वो लगाना पड़ा, इसको कहते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। सेकंड होता है रिप्लेसमेंट एंड इंप्रूवमेंट, मतलब लिफ्ट खराब था, हमने उसको नया ही लगाया, रिप्लेस ही किया लिफ्ट इन बिल्डिंग, उसको निकाल के नया लगाया। या इंप्रूवमेंट, फ्लोर हमने चेंज ही किया, नया मार्बल लगवाया, नए टाइल्स लगवाए, वॉल्स पे नई डिजाइनिंग हमने की। तो इन सब चीजों से क्या होता है, ये जो एसेट होता है इसकी एप्रिसिएशन होती है, इसकी वैल्यू में एप्रिसिएशन होती है। आप पूरा नया घर बनाओगे, मार्बल लगाओगे नया, आप इंटीरियर डेकोरेट नया करोगे, तो इससे जो एसेट के जो है एप्रिसिएशन होती है। रिपेयर मेंटेनेंस से कोई फर्क नहीं पड़ती है, एसेट पे कोई एप्रिसिएशन नहीं होती है। तो इसीलिए ये जो रिपेयर और मेंटेनेंस है, इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे डायरेक्टली, कॉस्ट ऑफ एसेट को ऐड नहीं करेंगे रिपेयर मेंटेनेंस। हाँ, अब अगर रिप्लेसमेंट है, ये जो रिप्लेसमेंट है, नया लिफ्ट लगाया, नए फ्लोर टाइल्स लगाए, इसको हम कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करेंगे, क्योंकि इससे जो है एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है, एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है इससे, इसको हम कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करेंगे। रिपेयर्स और मेंटेनेंस तो नॉर्मल डे टू डे के लिए होते हैं, कि मेंटेनेंस करने के लिए वो खर्चे वर्चे होते हैं। रिपेयर मेंटेनेंस को P&L में हम फेंकेंगे, और इंप्रूवमेंट या रिप्लेसमेंट हो तो उसको कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करेंगे। बात तो सही है। चलो, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। If any entity incurs any expense on existing investment property after initial recognition, यानी पहले हमने एसेट रिकॉर्ड किया था, साल पहले, 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले हमने एसेट रिकॉर्ड किया था, then it will be classified under 2 different headings as under, क्या सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का है या रिप्लेसमेंट एंड इंप्रूवमेंट का है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का है तो इसको P&L में डेबिट करो, रिप्लेसमेंट या इंप्रूवमेंट है तो इसको कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करो, कैपिटलाइज करो, इसको प्लस हो जाएगा। सही है, बात तो सही है, बात तो सही है। चलो, नंबर 1, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। Repairs and maintenance does not contribute in value of cost of appreciation of investment property. नहीं, but these expenses incurred to maintain normal day-to-day performance of property, like property taxes, lift maintenance, repair of walls, floors, etc. These expenses cannot be capitalized to cost of investment property, and hence these expenses should be written off in profit and loss account. इतना लिखा है यहां से यहां तक, सीधे P&L में फेंको। सेकंड, रिप्लेसमेंट एंड इंप्रूवमेंट कॉस्ट। एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर incurred on the replacement, improvement of investment property, then it will be capitalized to cost of existing asset instead of transferring it to profit and loss account, because such expense contributes to appreciation in value of property, appreciation in value of property, or
परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉपर्टी में ये वैल्यू में अप्रिशिएट करता है। दैट इज एक्सपेंस ऑन न्यू लिफ्ट और रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड लिफ्ट, इंटीरियर्स, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लोर्स, इंटीरियर ऑन वॉल्स, ईटीसी। आपको शॉर्ट में यही देखना है कैपिटल एक्सपेंचर जो हम कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है। अगर उसका वैल्यू बढ़ गया, उस बिल्डिंग का वैल्यू अगर उससे बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ एसेट में कैपिटलाइज करो। बात तो सही है। चलिए, अकाउंटिंग फॉर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन क्या होगा? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का क्या होगा? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। गया पैसा बीइंग एक्सपेंस इनकर्ड ऑन रिपेयर्स। सेकंड एंट्री इसको पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट क्रेडिट बीइंग रिपेयर्स रिटर्न ऑफ। बात तो सही है। चलो अब देखेंगे रिप्लेसमेंट एंड इंप्रूवमेंट्स। रिप्लेसमेंट एंड इंप्रूवमेंट्स। अकाउंटिंग फॉर रिप्लेसमेंट एंड इंप्रूवमेंट्स। केस 1, इसमें दो केसेस है, रिप्लेसमेंट एंड इंप्रूवमेंट्स। इफ रिप्लेसमेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट, अगर हमने नया कुछ लगाया, ओल्ड लिफ्ट फेंका, नया लिफ्ट आया, उस केस में क्या करेंगे? पहले देखेंगे कि जो ओल्ड लिफ्ट हमने फेंका उससे हमें कुछ मिला तो नहीं, स्क्रैप वगैरह मिला तो अच्छी बात है ना, बात तो सही है। चलिए, अब जो ओल्ड एसेट हमने फेंका उसको क्या करेंगे हम? डी रिकॉग्नाइज, बुक्स में से उसको हटाएंगे। अब तो वो रहेगा नहीं तो उसको बुक्स में से हटाएंगे, और बुक्स में से जब हटाना है तो उसको हम क्या कहते हैं? डी रिकॉग्नाइज ऑफ एसेट। सही है। चलिए, स्टेप 1, डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ओल्ड कंपोनेंट। ओल्ड एसेट को डी रिकॉग्नाइज करो। एंट्री क्या होगी? देखो एंट्री क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कुछ स्क्रैप मिला, पैसा आएगा कुछ तो कुछ अगर आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। पी एंड एल अकाउंट बैलेंस फिगर, अगर लॉस हुआ कुछ तो ओल्ड एसेट। और तो पी एंड एल अकाउंट यहां से भी बैलेंस फिगर अगर गेन आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड एसेट क्रेडिट, WDV पे, कैरिंग अमाउंट पे। अगर कुछ लॉस तो यहां से पी एंड एल अकाउंट में बैलेंस फिगर आएगी, अगर कुछ गेन तो यहां से पी एंड एल अकाउंट में बैलेंस फिगर आएगी। WDV माइनस स्क्रैप इज इक्वल टू लॉस और प्रॉफिट। जो हमारा WDV उसका वैल्यू होगा बुक्स में, उसको माइनस करेंगे स्क्रैप, तो हमें मिलेगा लॉस या प्रॉफिट। प्रॉफिट आया तो पी एंड एल को क्रेडिट करेंगे, लॉस आया तो पी एंड एल को डेबिट करेंगे। डी रिकॉग्नाइज ऑफ एसेट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड एसेट क्रेडिट। सही है, सही है। स्टेप 2, अब क्या करेंगे? नए एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ न्यू एसेट, न्यू एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। बात तो सही है। नोट, डेप्रिसिएशन ऑन न्यू एसेट विल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू इट्स न्यू लाइफ। वो तो सीधी सी बात है। अब इस पे हम नई जो इसकी जिंदगी होगी उतने सालों की इसको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे न्यू कंपोनेंट की। मजा आ रहा है? मजा तो आ रहा है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है? एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड ए लैंड फॉर 15 करोड़। लो जी, 15 करोड़ का लैंड एक्वायर किया एंड कंस्ट्रक्टेड ए बिल्डिंग एट ए कॉस्ट ऑफ 40 करोड़। ठीक है,
टू बी यूज्ड फॉर लेटिंग आउट फॉर कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल पर्पज के लिए अंडर वेरिड लीज टर्म्स। वेरियस बोलो, वेरिड बोलो। इंटीरियर वॉल्स इन द कॉमन स्पेसेस वेर डेकोरेटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1 करोड़ 20 लाख। इंटीरियर बनाया, ये जो इंटीरियर लगा बिल्डिंग में 120 का, ये 40 करोड़ में इंक्लूड है, ये 40 करोड़ में इंक्लूड है ये इंटीरियर। द यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज एस्टिमेटेड कितना 50 ईयर्स एंड दैट ऑफ इंटीरियर 15 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स द एंटिटी चेंज द इंटीरियर डेकोरेशन एट अ कॉस्ट ऑफ 1.50। 10 साल के बाद ही इन्होंने इंटीरियर चेंज किया। एंड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ न्यू इंटीरियर इज कितना 15 ईयर्स। फाइंड आउट डेप्रिसिएशन चार्ज फ्रॉम 1 to 11 ईयर्स एंड शो अकाउंटिंग एंट्री फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंटीरियर वॉल्स। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है पहले 10 सालों की। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्यूशन पे आ जाओ। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एंड इंटीरियर्स एट द एंड ऑफ 10th ईयर। क्या कैरिंग अमाउंट है इनका? सही है। ओरिजिनल कॉस्ट बिल्डिंग का कितना है 38.80, क्योंकि इसमें इंटीरियर है 1.20 का, तो टोटल है 40। ये ओरिजिनल कॉस्ट है, ये ओरिजिनल कॉस्ट है। अब इसकी लाइफ कितनी है बिल्डिंग की 50 ईयर्स, तो 38.80 डिवाइड बाई 50 इंटू 10, तो ये आ गई हमारी डेप्रिसिएशन 7.36 10 ईयर्स की। 38.80 डिवाइड बाई 50 जो लाइफ है मल्टीप्लाइड बाई 10 ईयर्स, ये आ गई डेप्रिसिएशन। इंटीरियर की लाइफ कितनी है 15 ईयर्स, तो 10 सालों की कितनी 1.20 डिवाइड बाई 15 ईयर्स इंटू 10, तो 10 सालों की 0.8। ठीक है, तो ये आ गया आपका 8.56 टोटल डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट क्या बना अब हमारा एट द एंड ऑफ 10th ईयर 31.04। बिल्डिंग का 31.04, इंटीरियर्स का 0.40, टोटल 31.44 माइनस डेप्रिसिएशन, इसका माइनस डेप्रिसिएशन करके। सही है। अब सेकंड ईयर क्या हुआ? सेकंड अकाउंटिंग फॉर रिप्लेसमेंट क्या है? अकाउंटिंग फॉर रिप्लेसमेंट क्या है? तो हमें पुराने इंटीरियर को पहले क्या करना है, डी रिकॉग्नाइज, P&L अकाउंट डेबिट, तो इंटीरियर खत्म, बीइंग एग्जिस्टिंग इंटीरियर डी रिकॉग्नाइज्ड। स्क्रैप विक्रैप में तो कुछ है ही नहीं, तो ये 40 के 40 कहां चले जाएंगे P&L अकाउंट में। न्यू इंटीरियर अकाउंट डेबिट 1.5 तो बैंक 1.5 बीइंग रिप्लेसमेंट रिकॉग्नाइज्ड। सही है। अब इस पे आगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी इस 1 करोड़ 50 लाख पे 1.5 पे। इसको हमने डी रिकॉग्नाइज किया, बुक से हटा दिया, P&L में फेंक दिया, डेबिट लॉस। सही है सर, सही है। ये तो जीपीटी के क्वेश्चन है, आगे आ जाए। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 11th ईयर। अब क्या है, ओपनिंग बैलेंस बिल्डिंग की क्या है 31.04, इंटीरियर्स की क्या थी 0.4, टोटल 31.44। डी रिकॉग्नाइज हमने क्या किया, इंटीरियर 0.4 माइनस, रिकॉग्नाइज क्या किया हमने, नया इंटीरियर 1.5, टोटल कितना है 1.5। बैलेंस आफ्टर रिप्लेसमेंट कितना है 31.04, इसका 1.5, टोटल 32.54 दोनों का। डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर कितना है, अब इसके कितने साल बचे 40 ईयर्स, तो ये बिल्डिंग का 31.04 डिवाइडेड बाई 40 11th ईयर की डेप्रिसिएशन। ठीक है। इंटीरियर्स का कितना है 1.5 डिवाइडेड बाई 15 ईयर्स इसकी जिंदगी है, ये 1.50 करोड़ डिवाइड बाई 15, इसका 0.10, टोटल डेप्रिसिएशन 0.876। तो कैरिंग अमाउंट आफ्टर 11 ईयर्स कितना है
30.264, इसका 1.40, टोटल 31.664। सही है, चिल्लर सवाल है, सही है। चलिए जी, आते हैं कंसेप्ट नंबर 7 पे। इंटीग्रल कंपोनेंट रिप्लेसमेंट। इंटीग्रल कंपोनेंट रिप्लेसमेंट। देखो, एक होता है कोई सेपरेट कंपोनेंट, लाइक मैं एग्जांपल दूं आपको, लिफ्ट। ये एक अलग से एक कंपोनेंट है। अब लिफ्ट के अंदर से पार्ट्स है, मान के चलो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। अब अगर हमें ये डी पार्ट रिप्लेस करना पड़ा, ये डी पार्ट, इस लिफ्ट का कोई पार्ट, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल कंपोनेंट रिप्लेसमेंट। अब हम अकाउंटिंग, इस इंटीग्रल कंपोनेंट की अकाउंटिंग हम अलग से कर तो नहीं रहे हैं, हम पूरा लिफ्ट की अकाउंटिंग कर रहे हैं। हम पूरे लिफ्ट की अकाउंटिंग कर रहे हैं। इस इंटीग्रल पार्ट की अकाउंटिंग अलग से नहीं होती है। इंटीग्रल पार्ट की अकाउंटिंग अलग से, नो सेपरेट अकाउंटिंग। अब जब इसको सेपरेट अकाउंटिंग नहीं है, तो जो हम ये रिप्लेसमेंट ये इस इंटीग्रल पार्ट की करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, इसी एसेट के होल पे ऐड करेंगे। इसी एसेट के होल पे ऐड करेंगे, फिर उसी के साथ डेप्रिसिएशन उसको कैलकुलेट होते जाएगी। तो देयर इज नो सेपरेट अकाउंटिंग। जब सेपरेट अकाउंटिंग नहीं है इस इंटीग्रल पार्ट की, इसका मतलब है सेपरेट डेप्रिसिएशन भी नहीं होगी। अब जब सेपरेट डेप्रिसिएशन भी नहीं होगी, इसका मतलब है जब हम ये चेंज करेंगे, इससे कोई प्रॉफिट या लॉस भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी अकाउंटिंग ही नहीं है अलग से। और एक एग्जांपल ले लो, ये लिफ्ट का मैंने दिया, और एक एग्जांपल ले लो, गाड़ी तो मुझे बनानी नहीं आती है, चलो मान के चलो ये गाड़ी है, ये क्या बन गया, चलो ये गाड़ी है, ठीक है, 4 पहिए वाली, मुझे नहीं बनानी आती, ये गाड़ी है, ठीक है। सर गाड़ी तो बना दी, ये तो जहाज लगता है। अरे लगता तो कुछ भी नहीं है। देखो, ये एक गाड़ी है, कार है, तो हम इसको एक एसेट मानते हैं, होल एसेट, ठीक है। जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो पूरी गाड़ी की करते हैं। अब अगर सपोज इस गाड़ी में हमने इंजन रिप्लेस किया, ये एक इंजन है, इसको रिप्लेस किया, तो हम अकाउंटिंग फुल गाड़ी की कर रहे हैं, न कि हम अलग से इंजन की अकाउंटिंग कर रहे थे। या एक टायर हमने इसको रिप्लेस किया, टायर्स, हम टायर्स की अलग से अकाउंटिंग नहीं कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, जो हम इसको अब जो रिप्लेसमेंट करेंगे, टायर्स करेंगे, इंजन करेंगे, वो इस गाड़ी के फुल कॉस्ट को हम ऐड करेंगे, फुल कॉस्ट को हम ऐड करेंगे, फिर उस पर डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट, क्योंकि वो तो गाड़ी के कॉस्ट को तो वो तो ऐड ही हो जाएगा ना, उसका कॉस्ट, उसका कॉस्ट ऐड हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली हम इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो इस पर सेपरेटली कोई प्रॉफिट और लॉस भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी अलग से इंटीग्रल पार्ट की कोई अलग से अकाउंटिंग नहीं होती है। मैं इंसान हूं, मेरे इंटीग्रल पार्ट्स है, हार्ट है, किडनीज है, वो इंटीग्रल पार्ट्स है, ठीक है। ऐसे ही एक लिफ्ट होता है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, इंटीग्रल पार्ट्स। तो हम अकाउंटिंग तो लिफ्ट की करेंगे, इंटीग्रल पार्ट की नहीं करेंगे। समझ आ गया इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? सही है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल पार्ट रिप्लेसमेंट, इट विल बी अकाउंटिंग ऑन ओवरऑल बेसिस फॉर रिप्लेसमेंट इंप्रूवमेंट्स, ओवरऑल बेसिस, जो हम गाड़ी पे फुल करेंगे, ठीक है। देयर विल बी नो सेपरेट कॉलम फॉर सच रिप्लेसमेंट,
बट ऑल द एडजस्टमेंट शैल बी मेड इन ओवरऑल बैलेंस इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की ओवरऑल बैलेंस होगी हम उस पर वो ऐड करेंगे, ओवरऑल बैलेंस। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट शैल बी कंसिडर्ड। इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट कल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ेगा, ये देखो, स्टेटमेंट शोइंग अकाउंटिंग फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंटीग्रल कंपोनेंट। ठीक है, क्या है, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट। जब हमने ये इंजन रिप्लेस किया उस टाइम पे उस गाड़ी का क्या कैरिंग अमाउंट था, ऐसे ही उस टाइम पे उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्या कैरिंग अमाउंट था, प्लस जो हमने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऐड किया। अभी जो ऐड हमने sorry, I didn't quite catch that. Could you please say that again? सॉरी, ये सिरी पता नहीं कहां से आती है बीच में। ठीक है, प्लस No need to apologize. आई डू अपोलोजाइज। ठीक है, माइनस स्क्रैप फ्रॉम ओल्ड मटेरियल्स इफ एनी, अगर कुछ उसमें से स्क्रैप आया तो वो माइनस करेंगे। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिप्लेसमेंट, और जब हमने इंजन अब लगाया इसमें, ठीक है, तो उसके बाद उसका रिवाइजिंग कैरिंग अमाउंट आएगा फॉर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो उस पर हम रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन आफ्टर रिप्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। सही है सर, सही है, बात तो सही है। नोट क्या है, we will not compute profit or loss on derecognition of old asset because we do not have separate carrying amount for old replaced asset। इसके लिए हमें अलग से है ही नहीं कोई अकाउंटिंग। ठीक है, सेकंड, the depreciation will also be computed according to remaining life of original asset। सही है, because replacement is added to existing carrying amount instead of recognizing it as a separate एसेट। हमने तो गाड़ी पे ही अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ना, इस इंजन का जो कॉस्ट है उसी पे ऐड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस इंजन की हमें अलग से सेपरेट अकाउंटिंग नहीं थी। सही है, सही है। चलिए एग्जांपल पे आते हैं। देखिए, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है, 20 lakhs। एस्टिमेटेड लाइफ क्या है, 10 lakhs, 10 years। After 3 years, an amount of 5 lakhs has been incurred on improvements। कब, 3 साल के बाद। ठीक है, स्क्रैप रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट। कितना मिला हमें स्क्रैप, 50,000 स्क्रैप मिला। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन आफ्टर रिप्लेसमेंट। पहले हम 3 सालों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस पे 20 lakhs पे, क्योंकि 3 साल के आफ्टर 3 years हमने और किया। 3 साल के बाद जो हमारा कैरिंग अमाउंट आएगा आफ्टर डेप्रिसिएशन उस पे ऐड करेंगे हम 5 lakhs जो नया हमने रिप्लेसमेंट इंप्रूवमेंट किया। ठीक है, फिर उस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और स्क्रैप सोल्यूशन पे आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, 20 lakhs, डेप्रिसिएशन फॉर 3 years, 20 lakhs डिवाइड बाई 10 into 3 माइनस करो। कैरिंग अमाउंट ऑफ 3 आफ्टर 3 years क्या है, 14 lakhs, प्लस इंप्रूवमेंट कितना हुआ, 5 lakhs। स्क्रैप रियलाइज्ड भी हमें हुआ 50,000, वो माइनस करेंगे। ठीक है, जो स्क्रैप मिला। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या है, 1850। अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, 7 years। अब रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन आएगी पर ईयर, 1850 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो ये आ गई रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चलो जी, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, सच बोल रहे हो, मजा आ रहा है। चलो सही है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 17। एक्स लिमिटेड ओन्स ए बिल्डिंग, ठीक है, विच इज यूज्ड टू अर्न रेंटल्स। ठीक है, द बिल्डिंग हैज ए कैरिंग अमाउंट ऑफ 50 lakhs। कैरिंग अमाउंट 50 lakhs है। एक्स लिमिटेड रिसेंटली रिप्लेस्ड इंटीरियर वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द कॉस्ट ऑफ न्यू इंटीरियर वॉल्स इज 5 lakhs। ठीक है, द ओरिजिनल वॉल्स हैव ए कैरिंग अमाउंट ऑफ 1 lakh जो ओरिजिनल थे। हाउ एक्स लिमिटेड शुड अकाउंट फॉर द अबोव कॉस्ट्स। देखो,
ओरिजिनल वॉलेस का कैरिंग अमाउंट कितना था 1 लाख। इसका मतलब है कि इसकी जो है अकाउंटिंग अलग से हो रही है, इंटीरियर्स की अकाउंटिंग अलग से हो रही है, ठीक है। तो हम इंटीरियर्स को अलग से ले लेंगे। चलिए आ जाए क्वेश्चन नंबर 17। इन द गिवन केस कैरिंग अमाउंट फॉर इंटीरियर वॉल्स इज सेपरेटली मेंशनड which indicates that it is a different component of the main building, the following statement may be preferred। सही है। स्टेटमेंट शोइंग रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिप्लेसमेंट, ठीक है। एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट क्या है बिल्डिंग का 49 लैक्स, क्योंकि इसमें जो इंटीरियर 1 लैक्स है वो इंक्लूड होता है बिल्डिंग में, इसलिए 49 लैक्स और इंटीरियर का कितना है 1 लाख, तो टोटल है 50 लैक्स, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट्स देखो, डी रिकॉग्नाइज करो ओल्ड कंपोनेंट को, कितना 1 लाख माइनस करो, टोटल में से भी -1 करो, ठीक है। और रिकॉग्नाइज करो नया 5 लैक्स, 5 लैक्स ऐड, 5 लैक्स ऐड। अब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना है, बिल्डिंग में 49 लैक्स, इंटीरियर में 5 लैक्स, टोटल 54 लैक्स। नोट, इन द गिवन क्वेश्चन स्क्रैप वैल्यू इज नॉट स्पेसिफाइड ड्यू टू विच कैरिंग अमाउंट ऑफ 1 लाख विल बी written off in profit and loss account as loss on the replacement। कितना मजेदार है, सही है सर, सही है। क्योंकि देखो यहाँ पे हमें सेपरेटली बोला गया है इंटीरियर का अलग से अकाउंटिंग होती है, तो जब अलग से अकाउंटिंग होती है इट इज दिस इज सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट, ठीक है। अगर ये नहीं दिया होता अलग से कैरिंग अमाउंट है तो हम मान के चलते इंटीग्रल कंपोनेंट, ठीक है। और इसका कोई स्क्रैप वैल्यू भी नहीं दिया है हमें। जब स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है कोई तो उसका मतलब है ये सारा का सारा लॉस है, इसलिए पुराने 1 लाख को कैरिंग अमाउंट का हम P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे। सही है सर, सही है।